गुजरात में 33 सालों के बाद 1990 के बाद पहली बार ये हुआ है कि जैसे कहीं त्रिकोणीय जंग है। कांग्रेस में से जो सालों से कांग्रेस के साथ है वो सोच रहे हैं कि अगर एक विकल्प मिला है हमें तो हम जाए या ना जाए। तो लोग सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा तो परिवर्तन होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और गांधी परिवार से कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं है। कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता यहाँ आते हैं, कुछ बोल देते हैं और फिर बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, उसको ट्रैप में ले लेती है। एक बाहरी आदमी यहाँ पे आ गया है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। कांग्रेस में से अगर आप आ जाओ आपको टिकट मिल जाएगी, आपको कल आओ आज आपको टिकट मिल जाएगी। शिक्षा और आरोग्य दोनों ऐसी चीज है जिसके लिए बीजेपी को भी उसका रिस्पांस देना पड़ रहा है। एक सेट लगाया गया स्कूल का और वहाँ पीएम ने आके अपनी फोटो शूट करवाई। मोरबी में जो हुआ उसके पीछे भी वो आरोग्य वाली बात है। एक असंवेदनशीलता थी कि लोग मरे हुए इतने लोग और वहाँ हॉस्पिटल में आप रंगरोगान कर रहे हैं। रूरल एरिया जो है गुजरात में वहाँ कांग्रेस अभी भी ठीक ठाक कर रही है। एमआईएम में वोट जाता है तो फिर उसका फायदा बीजेपी को जाता है। ये मैसेज गया है, मुझे लगता है वो मैसेज गुजरात में भी आया है। अपेक्षा होती है कि अगर इतना अच्छा मॉडल गुजरात का है तो उस लेवल का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल होना चाहिए। नमस्कार, मैं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं मुझे चर्चा टीवी पर गुजरात की चुनाव यात्रा। गुजरात में एक चुनाव का मौसम चल रहा है, गुनगुनी धूप है, सर्दियां थोड़ी थोड़ी सी आनी शुरू हो गई हैं और इस समय लेकिन गर्मी ज़्यादा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। मेरे साथ में आज एक विशेष मेहमान है, दिलीप गोहिल जी हमारे साथ में हैं। आप अहमदाबाद में गुजरात में 32 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। राजनीतिक गलियारों की क्या गतिविधियां हैं वो दिलीप गोहिल जी बहुत अच्छे से आज हमको कुछ बताने वाले हैं। गुजरात में चुनाव है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा चर्चा टीवी में। मैं आज दरअसल मेरा एक मूड था कि मैं यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करूँ क्योंकि गुजरात का जो माहौल है इस बार थोड़ा सा कुछ बदला है। तो सबसे पहला सवाल दिलीप जी आपसे मेरा ये है, अभी गुजरात में क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर? गुजरात में 33 सालों के बाद 1990 के बाद पहली बार ये हुआ है कि जैसे कहीं त्रिकोणीय जंग है। गुजरात में हमेशा दो पार्टियां मेन रही है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों के सामने मुकाबला होता रहता था। और सब ये भी जानते हैं, अभी तो पूरा देश भी जानता है कि 27 सालों से बीजेपी यहाँ सत्ता में 1995 में वो अपने बलबूते पर यहाँ सत्ता बनाई। उससे पहले 1990 में त्रिकोणीय जंग हुआ था। उस जमाने में जनता दल था, चिमन भाई पटेल थे, वो वीपी सिंह के साथ जुड़ गए थे। तो और जनसंघ जब उनका नाम होने वाला था भारतीय जनता पक्ष हो गया था, वो दोनों ने साथ मिलकर एक सरकार बनाई थी और कांग्रेस की सत्ता गई थी। उसके बाद पहली बार ये हुआ है कि गुजरात में कोई तीसरा पक्ष आया है, आम आदमी पार्टी आई है और इसकी वजह से पहली बार त्रिकोणीय जंग है। अब माहौल क्या है बस मैं जानना चाह रहा हूँ, बाकी मैं सवाल आपसे करूँ। नहीं, अभी जैसे त्रिकोणीय जंग है बीजेपी के लिए है या फिर कुछ आपको लगता है? नहीं, अभी इसलिए हम कहेंगे कि अंडर करंट है, जो एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। कि जब इस तरह का माहौल होता है तो एक अंडर करंट होता है। लोग सोच रहे हैं कि अगर एक विकल्प हमें मिला है तो शिफ्ट करेंगे तो कितना करेंगे। कांग्रेस में से जो सालों से कांग्रेस के साथ है वो सोच रहे हैं कि अगर एक विकल्प मिला है हमें तो हम जाए या ना जाए। तो एक अंडर करंट चल रहा है 27 सालों के बाद। अभी एक ही थीम पे इतना चल रहा है तो लोग सोच रहे थे कि अब थोड़ा सा तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन करना है तो गुजरात के लोग हैं थोड़े से व्यापारी दिमाग के हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल है, तो सिर्फ करने के लिए चेंज नहीं करना है। चेंज करने से फायदा होगा नहीं होगा, तो चेंज करना है तो क्यों करना है वो सोच के इसी पर शायद मुझे लगता है। आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी यहाँ गुजरात में बहुत वर्षों से फाइट कर रही है और लगभग अभी आपने बताया कि 27 सालों से बीजेपी का एक छत्र यहाँ पे राज है। मुझे ये बताइए, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और गांधी परिवार से कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं है और कांग्रेस का सिर्फ यूँ कहें कि राजस्थान से एक आता है नेता और यहाँ का एक पर्यवेक्षक है भी। मैं गलत की बात बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, क्या कांग्रेस नहीं समझ रही है कि इतने बड़े नेता सब बाहर घूम रहे हैं? नहीं, इससे वो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अगर वो आते थोड़ी सफाई करते तो जरूर उसका फायदा होता। लेकिन यहाँ एक और चर्चा आएगी, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसका फायदा ये है कि यहाँ जो लोकल लेवल पे कौन किसका स्ट्रेंथ है, कौन एमएलए है वो अपने बलबूते पर जीत सकता है, उसको टिकट दी गई है। और पूरे राज्य में आप चुनाव प्रचार करो, कैंपेन चलाओ, उसकी बजाय अपने जो
अपने मत विस्तार है उसमें जो स्ट्रांग है वो अपने बलबूते पर जीत के आए, वो एक स्ट्रेटेजी लगाई। अब ये भी याद है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता यहाँ आते हैं, कुछ बोल देते हैं और फिर बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है, उसको ट्रैप में ले लेती है। तो उल्टा फायदा ये है कि इस बार कांग्रेस के कोई नेता यहाँ नहीं आए हैं, कोई कांग्रेस की जिसको आप सेलिब्रिटी कहे या तो हाई कमान कहे, वो यहाँ नहीं आए। न तो ऐसा कोई निवेदन आया है कि जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो इससे कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला, उससे उल्टा फायदा ही हो रहा है। बिल्कुल फायदा हो रहा है। अशोक गहलोत लास्ट टाइम भी 2017 में भी यहाँ इंचार्ज थे, अच्छी फाइट थी, और उसकी फाइट थी, वो थोड़ी से सीटों के फर्क रह गया, बीजेपी को 99 पे रोक गया। तो इससे कोई नहीं आ रहा है, उसका कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बाहरी आदमी यहाँ पे आ गया है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं आपसे जानूंगा, क्या दिल्ली की जो सरकार चलाने वाले लोग हैं जो गुजरात में आ गए हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके यहाँ आने से क्या किसी एक को बहुत बड़ा खतरा है, कुछ ऐसा है? पहले तो कांग्रेस को बहुत बड़ा खतरा है ऐसा सोचे थे, इसलिए बीजेपी को लगता था कि हम तो रिकॉर्ड कर देंगे। 149 का रिकॉर्ड है यहाँ माधव सिंह सोलंकी का। जी। अब रिकॉर्ड की तो बात नहीं हो रही, न तो कोई सर्वे वाले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले कांग्रेस को लगता था कि उनको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अब ये नहीं रहा। दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को भी सोचना पड़ रहा है। अभी जो लास्ट में इलेक्शन की लिस्ट आई अपने कैंडिडेट्स की, उसमें वो चेंजेस किए गए, और इस तरह से चेंजेस किए गए हैं कि आपको कुछ भी करके सीटें बचानी है। एक लॉजिक दिया जाता है कि हम किस थीम पे लोगों को बदलेंगे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि इसको तो आपने नहीं बदला वही थीम के आधार पे। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो जीतने वाले हैं। कांग्रेस में से अगर आप आ जाओ, आपको टिकट मिल जाएगी, आपको कल आओ आज आपको टिकट मिल जाएगी। इसका मतलब है कि जीतना है कुछ भी करके, और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं करेंगे, ये हमें भी नुकसान कर सकता है। उस तरह का एक माहौल बना है, वो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए। अच्छा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार तो नहीं बना पाएगी, ये बात तो निश्चित है, लेकिन नहीं आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस का विकल्प गुजरात में रेडी हो रहा है? हाँ, ये जरूर हो सकता है। सरकार बनाने की बात तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कोई भी नया जब आता है तो पहले ही प्रयास में सरकार बन जाए ऐसा मुश्किल लगता है। दिल्ली में भी देखा था, उनको 28 सीट आई थी, और पंजाब में भी पहली बार 22 सीटें आई थी। तो पहली बार ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मेन ओपोजिशन तो ऑलरेडी बन चुका है। आज जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दा को रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है दोनों को। शिक्षा और आरोग्य दोनों ऐसी चीज है जिसके लिए बीजेपी को भी उसका रिस्पॉन्स देना पड़ रहा है। एक सेट लगाया गया स्कूल का, और वहाँ पीएम ने आके अपनी फोटो शूट करवाई। मोरबी में जो हुआ उसके पीछे भी वो आरोग्य वाली बात। एक असंवेदनशीलता थी कि लोग मरे हुए इतने लोग, और वहाँ हॉस्पिटल में आप रंगरोगान कर रहे हो। वो इसलिए करना पड़ा कि वो हॉस्पिटल की हालत तो खराब थी, मतलब आरोग्य की हालत, स्वास्थ्य की हालत भी खराब है। तो वो मुद्दा भी आया है। तो वो मुद्दा उन्होंने इस तरह से उठाया है कि एक मेन विपक्ष तो बन ही गया है। आदमी पार्टी मतलब यहाँ मेन विपक्ष बिल्कुल बन गया है। और एक थोड़ी सी सभी हमेशा चर्चा होती है कि जहां भी कोई प्रादेशिक पार्टी आती है या तो कोई बाहर से आता है, तो कांग्रेस एक बार पीछे चली जाती है, फिर उसका आना भी मुश्किल है। तो गुजरात में ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट के मुकाबले शायद ऐसा होगा आगे, क्योंकि यहाँ तो पंजाब में हुआ इस तरह से नहीं होगा पहली बार में। अच्छा। रूरल एरिया जो है गुजरात में, वहां कांग्रेस अभी भी ठीक ठाक कर रही है, ठीक ठाक कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी यहाँ नींव रख देगी, इतना जरूर मत। कितनी सीटें मिलेगी अभी सभी अलग अलग संख्या दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट डाल रही है, इतना हम कर, मतलब वो एक अच्छा मैसेज यहाँ पे छोड़ के जाती है। मुझे ये बताइए, एक और है नेता असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी कुछ खेल रहेगा क्या मुस्लिम सीटों पर? बिल्कुल। अहमदाबाद में महापालिका की कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हुई, तो उसके कुछ नगर सेवक जीत के आए। फिर ओवैसी की पार्टी के, हाँ, MIM के 7 जीत के आए थे। मोड़ासा एक शहर है नॉर्थ गुजरात में, वहां भी कुछ लोग जीत के आए। इसी तरह गोधरा एरिया है, गोधरा का सब जानते हैं, वहां भी कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहां भी कुछ आई। उन्होंने ट्राइबल पार्टी है छोटू भाई की, उसके साथ भी गठबंधन किया था। तो भरूच में भी कुछ सीटें उन दोनों को मिली थी। लेकिन थोड़ा सा अभी ये डाउट लग रहा है कि विधानसभा में इतना उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो आपको लोकल जो है उनको पसंद करना है, तो शायद उनको पसंद कर लिया। विधानसभा में ये देखा जाएगा कि किसकी पार्टी बनती है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वोटिंग मुस्लिमों का हो जाता है। बिहार में देखा गया कि उसकी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, 5
सीटें उनको मिल गई और नहीं मिला, वो 5 अब तो चले गए आरजेडी में, लेकिन उसका नुकसान हुआ। तो फिर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो इतनी सफलता नहीं मिली जितनी बिहार में मिली थी। तो इसीलिए कि अगर एमआईएम में वोट जाता है तो फिर उसका फायदा बीजेपी को जाता है, ये मैसेज गया है। मुझे लगता है वो मैसेज गुजरात में भी आया है। और कांग्रेस ने एक बार ये भी किया है, कांग्रेस थोड़ी सी कम सीटें मुस्लिम को दे रही थी अभी तक के इलेक्शन में। इस बार ऑलरेडी जो लिस्ट आया है उसमें कच्छ में भी दिया है, सूरत में भी दिया है। तो शायद मुझे लगता है इस बार शहर और गांव में ज्यादातर अहमदाबाद में देते थे, खाड़िया है, दरियापुर है। इस बार लगता है 2 या 3 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ज्यादा देगी। तो वो भी मैसेज दे रही है कि अगर मुस्लिम के लिए कोई ऑप्शन है तो वो कांग्रेस है। तो इसलिए एमआईएम को इतना बड़ा फायदा विधानसभा में नहीं होगा ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, गुजरात में बीजेपी बहुत वर्षों से है, बहुत सारा डेवलपमेंट गुजरात में बीजेपी दावा ठोकती है। पूरे भारत में ये लोग ये अक्सर आम चर्चा करते हैं गुजरात मॉडल। मोरबी का पुल जो गिरा, क्या वो भी गुजरात मॉडल था? क्या ऐसा है कि बस शहर में दिखाने के लिए ऊंची बिल्डिंगें हैं, गांव में सौराष्ट्र जैसा एरिया है, उत्तर का एरिया है, मध्य का एरिया है, क्या डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित है? आप मुझे बताएं। देखिए 2 चीजें, एक तो कंपेयर करेंगे आप दूसरे राज्यों से तो गुजरात आगे है, इसका आप मना ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि गुजरात तो पहले से आगे था। जब वो संयुक्त महाराष्ट्र में था उस जमाने से आगे था। अगर हमें उससे भी पीछे जाना हो तो जब अंग्रेजों ने बंबई पोर्ट बनाया तो यहाँ से गुजरातियों को ले गए थे, उस जमाने से आगे। और अगर आपको पीछे जाना है तो मुगल साम्राज्य था तो उसको आके कोठी लगानी थी तो उन्होंने सूरत में लगाई थी। आपको उससे और भी आगे जाना है, पीछे जाना है तो आपको सिंधु सभ्यता तक जाना पड़ेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता तक, क्योंकि उसकी जो नगर संस्कृति थी, धोलावीरा और लोथल, वो भी गुजरात में था। द्वारिका, यहाँ से पूरा व्यापार होता था। तो इतनी लंबी परंपरा है गुजरात में, तो गुजरात हमेशा आगे रहा। लेकिन एक अपेक्षा होती है कि अगर इतना अच्छा मॉडल गुजरात का है तो उस लेवल का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल होना चाहिए जहां निचले तबके के लोगों को भी फायदा मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी है, प्राइवेट स्कूलें अच्छी है, लेकिन अगर किसी को सरकारी स्कूलों में जाना है तो क्या करेंगे? मुश्किल है। अभी आपने सामने आई के तो मुश्किल है। मोरबी में देखा, वो एक आपको नमूना दे दिया गया कि किस तरह की हालत है। सरकारी हॉस्पिटल में जाना आज भी गुजरात में कई जगह ऐसा है कि नहीं है इतनी सुविधा जितनी होनी चाहिए। तो एक जो अपेक्षा होती है या तो गुजरात के लेवल की होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये मुद्दा दोनों चला है। और एम्प्लॉयमेंट में गुजरात आगे है क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आते हैं, उनको ब्लू कॉलर जॉब मिल जाती है। गुजरात में जो लोग हैं जिन्होंने डिग्री ली है, जिसको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। एक समस्या है। यहाँ सरकारी जब एग्जाम ली जाती है तो पेपर लीक हो जाता है, वो एक बड़ी समस्या है। मैंने सुना वो बड़ा बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि गुजरात के जो लोग हैं जिसको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए उसको नहीं मिल रही। तो उस तरह से है, बाहर से लोग आ जाएंगे, ब्लू कॉलर मिल जाएगी, बात सही है। तो ये एक अपेक्षा थी कि सबको फायदा होना चाहिए। और आपने जो शुरू में कहा सुशोभन वाली बात पे थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया जाता है। इतना अच्छा रिवर फ्रंट पे सब जाएंगे अहमदाबाद में, लेकिन अहमदाबाद में भी बहुत सारे इतने एरिया है जहाँ गटर का प्रॉब्लम है, जहाँ रास्ता का प्रॉब्लम है। तो किसको आप प्रायोरिटी दोगे? तो जो प्रायोरिटी वाली बात है, तो ये अभी लोगों को आया कि ये भी हमारी प्रायोरिटी है। आप अच्छा बनाओ, सुशोभन करो, ये भी प्रॉब्लम नहीं। नरेंद्र मोदी जब यहाँ आते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, कलर हो जाता है, नए रास्ते बनते, उसका भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं था। गुजराती लोग के ठीक है, पीएम आ रहा है, कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ लोग मरे हुए हैं, अभी वहां शौक खत्म नहीं हुआ, फिर भी आप सभा कर रहे हैं और फिर भी रंग रोगान कर रहे हैं। तो कम से कम एक इसको तो छोड़ देते। इसलिए लोगों को इस बार बुरा लगा है। और ये बुरा लगने के पीछे ये मुद्दे ये है कि गुजरात में जैसा होना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट स्कूलिंग और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज नहीं है, और ये लोगों को अब दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए जो आपने ये बात बताई है, शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी को रास्ता मिल रहा है। बिल्कुल इसीलिए अच्छे कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी और चिकित्सा और पढ़ाई, मैंने सुना आपके यहाँ बहुत महंगी है, शायद इसीलिए। हाँ बिल्कुल महंगी भी है। एक तो प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेट में बहुत महंगी है। फिर क्या हुआ, कोरोना के वक्त लोगों की इनकम स्टेगनेंट हो गई, थोड़ी सी रिकवर हो गई है, लोग सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन स्टेगनेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि जो महंगी शिक्षा है और वहां क्या करोगे, अभी ये दिखाई दे रही है महंगाई बढ़ गई है, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। तो प्रॉब्लम है कि किस तरह से बजट मेंटेन करें। तब पता चला कि अगर मैं मेरे बच्चे के पीछे जो मुझे 5,000, 7,000 या 10,000 रुपया देना पड़ता है, अगर वो नहीं देना पड़ता और मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकूं तो उसका ये नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से लगा कि ये तो होना चाहिए। हॉस्पिटल में भी कोरोना में जैसे सबकी बुरी हालत हुई, यूपी में जो हालत हुई,
ऐसी मतलब गुजराती एक हाँ, कवियत्री थी, उन्होंने सभी राज्यों कविता में, लिखी, हाँ, बिल्कुल। शववाहिनी गंगा, सबने वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई। बिल्कुल। इतनी बुरी हालत गुजरात में थी, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया उसको कुछ नहीं मिला, ना इंजेक्शन मारा मिला, गया। ना एडमिशन मिला, ना ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला। प्रॉब्लम्स थी। हाँ। तो ये लोगों को ये पता चला कि जिसको चाहे वो जा सकता है प्राइवेट में, जिसको चाहे वो पैसा होगा वही जा लेकिन पाएगा ना। वो जाएगा, लेकिन बाकी के लोगों को चाहिए। वो मुद्दे आके आम आदमी पार्टी ने इसीलिए। उठाए। अच्छा। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसलिए लोगों को अच्छा लग रहा है कि फ्री की बात नहीं, बात ये है कि अगर ये फ्री हो गया तो 2000 रुपया मेरा बचेगा। तो वो जो बजट टूट गया वो है, कहीं और हाँ शिफ्ट वो बजट जो टूट गया, और महिलाओं को 1,000 रुपया देने की बात है, अगर 3 या 4,000 रुपये की अभी मुझे सहायता मिल जाती है तो वो लोगों को आकर्षित कर गया है। और वो देख के अभी तो बीजेपी ने भी कहा हम 2 सिलेंडर आपको दे देंगे, वो दे देंगे, सब दे रही है। तो उनका मुद्दा चल गया। अच्छा, कुल मिला के ऑल ओवर जो ये सारी बातें हैं, मतलब कि ये है साफ साफ लबुलुआब जो वो ये है कि भाजपा के लिए दिक्कत तो है, बट कांग्रेस के लिए भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो अच्छे से आ रही है। बस एक आखिरी क्वेश्चन, हम इसको खत्म करेंगे। बीजेपी को आप कितने स्तर पे अभी दिख रहे हैं? जैसे कि 99 का लास्ट स्कोर रहा है, इस बार क्या वो 100 का आंकड़ा पार करेंगे? देखिए, सीटें का आकलन हम भी लोग सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि हम 3 दशक से कहता है, लेकिन इतना स्ट्रांग त्रिकोणीय जंग नहीं था पहले, कभी नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था। 1990 में था, उसके बाद नहीं है, तो इसलिए कहना मुश्किल है। क्योंकि हमने पंजाब में भी देखा कि बिल्कुल कैंडिडेट आपके पास अच्छे नहीं है, फिर भी वो जीत के आए। तो क्या इसमें हो जाएगा? फिर पहले सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा था। वो अभी नहीं लग रहा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सभी जितने भी सर्वे जो भी होते हैं, इसके सामने जो भी सवाल उठा जाए, लेकिन एक वो आधार होता है चर्चा करने के लिए। तो वो जो चर्चा है उसमें 18 या 20% तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं करेगी, बीजेपी को भी नुकसान करेगी। सत्ता बच जाएगी, लेकिन सीटें जो प्रोजेक्ट किया जाए इतनी लाना मुश्किल है। और एक नई बात अभी शुरू हुई है, लिस्ट जैसे बाहर आया, पहली बार इतना ज्यादा असंतोष बीजेपी गुजरात में दिखाई दिया, इतना ज्यादा असंतोष नहीं दिखाई देता था। अच्छा। हिमाचल में सब कह रहे हैं कि 21 असंतुष्ट है, वो लड़ रहे। गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। इस बार कल से बहुत लोगों ने कहा, कम से कम 7 या 8 तक लिस्ट पहुंच गया है कि हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। ये बिल्कुल नई बात है। ये बात अगर आगे बढ़ी तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। और अगर त्रिकोणीय जंग है तो त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, इसका हम मना नहीं कर सकते। एक बस आखिरी में, क्या ऐसा भी संभव है कि बीजेपी अगर आउट होती है तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बना सकती है? ऐसा भी अब तो वही सबसे इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दिल्ली में हुआ था, फिर वो ज्यादा महीने नहीं चला, तो वही ऑप्शन रहेगा। और कोई तीसरा चौथा तो है नहीं, ये 2 ही बाकी है। लेकिन वो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वही ऑप्शन क्या रहेगा, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। दोनों को सोचना पड़ेगा, मतलब बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत तब हो जाएगी। लेकिन चुनाव भी है, इसका असर पड़ेगा ना गुजरात चुनाव? नहीं, अभी ये थोड़ा अलग रहेगा। देखिए 2014 में एक मैसेज जाएगा कि आप अपना हाँ, दल नहीं बचा पा रहे हो। हाँ, इसलिए बीजेपी इसलिए पूरा जोर लगा रही है, इतना चेंज कर रही है कि गुजरात गवा नहीं सकते। अगर गुजरात उन्होंने यहाँ गवाया तो उसका मैसेज बहुत रॉन्ग जाएगा, इसलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। राजनीति में ये बड़ा मैसेज चला जाएगा। दिलीप गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि गुजरात में चुनाव का माहौल बहुत गर्म है, बहुत मामला अब पहले जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया है। आम आदमी पार्टी के आने से बहुत ज़्यादा भटकाव है, लोग भी बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं कि वोट कहाँ डालें। खैर, अभी हम और भी गुजरात के पत्रकारों से बात कर रहे हैं। यहाँ की लोकल जो लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ के बारे में पता है। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी ये समझें, ये जानें कि गुजरात का माहौल क्या है। जुड़े रहिए हमारे साथ।